इस वीडियो में हम लोग एक क्रोनिक और इलाज के दृष्टिकोण से जटिल बीमारी एक्ने किलॉइडेलिस न्यूकी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी में जब नाम इसका पढ़ेंगे तो इसमें नाम आता है एक्ने किलॉइडेलिस न्यूकी। तो एक्ने आता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये एक्ने पिंपल्स नहीं है। ये जो होता है एक प्रकार का फॉलिकुलाइटिस होता है। तो नाम पहले पुराना गलत रखा गया है, जो कि अब वही नाम प्रचलित हो गया और वही चले आ रहा है। उसी तरह से किलॉइडेलिस इसमें नाम है। तो ये किलॉइड भी नहीं होता है। जो छाती पे लोगों के किलॉइड हो जाता है, मांस उभर जाता है, तो ये किलॉइड भी नहीं होता है। न्यूकी मतलब गर्दन। एकमात्र चीज़ इसके नाम में सही है कि ये गर्दन पे, जो गर्दन का जो कॉलर के ऊपर वाला हिस्सा गर्दन का होता है, मतलब ऊपरी हिस्सा गर्दन का, वहाँ पर बीमारी होता है। तो इस बीमारी में स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज के अनुसार उसके लक्षण होते हैं। जैसे शुरुआती स्टेज में इसमें छोटे छोटे पस वाले लाल दाने आ जाते हैं और उन दानों में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है और हल्की फुल्की व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। फिर वो जो दाने होते हैं थोड़े समय बाद वो पस वाले दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब जैसे दाने आए, पस वाले दानों में कन्वर्ट हुए, फिर वो कुछ ठीक हुए, कुछ फूट करके पस निकल गए। फिर बाद में क्या होता है कि ये बड़े होते जाते हैं और कभी कभी आपस में ये दाने मिल जाते हैं और ब्रिजिंग साइनस टाइप का बना लेते हैं। और लेट स्टेज में ये काफ़ी, जो नेक का ऊपर वाला हिस्सा वो काफ़ी इन्वॉल्व कर लेता है और पूरा मोटा हार्ड टिश्यू हो जाता है, कठोर टिश्यू, एकदम कठोर, छूने पे पत्थर जैसा कठोर दिखने लगता है। और फिर धीरे धीरे वहाँ के बाल पूरी तरह से उड़ जाते हैं। तो वो हिस्से में बाल पूरा उड़ जाएगा। तो ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ये जो परेशानी होती है अपने देश में रिलेटिवली उतना सामान्य नहीं है जितना अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में ये प्रॉब्लम सामान्य है। दूसरी चीज़, ये पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है स्त्रियों की तुलना में। एक रिसर्च में पाया गया है कि 20 गुना ज़्यादा होती है पुरुषों में स्त्रियों की तुलना, मतलब स्त्रियों में शायद ही कभी कभार देखने को मिलती है। और ये जो परेशानी है यंग एज के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब जैसे जिनकी उम्र 20 साल 25 साल इसके आसपास है, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन क्रोनिक बीमारी है, लंबे समय तक तंग कर देने वाली बीमारी होती है यदि इसका सही से इलाज नहीं किया गया तो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि बीमारी होती कैसे है। तो ये बीमारी के होने का बिल्कुल ठीक कारण अभी पता नहीं है। मतलब तमाम तरह के हाइपोथेसिस हैं, लेकिन अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कारण नहीं पता है। तो उसमें अनुमान में ये है कि ज़्यादा गर्म एरिया में ज़्यादा घर्षण, फ्रिक्शन, रगड़ इस एरिया में किसी वजह से हो, जैसे आप टाइट कॉलर पहन रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से ज़्यादा रगड़ हो, क्लोज शेविंग किया जाए, मतलब एकदम जड़ से ही बालों को साफ कर दिया जाए रेजर से, बार बार साफ किया जाए और उस जगह पे बार बार घर्षण हो, तो ये बीमारी देखने को मिल जाता है। तो जो दूसरे कारण हैं उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ एंड्रोजन एक्सेस या सिबोरिया की वजह से भी ये देखने को मिला है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि ऐसे लोगों में जहाँ पे फ्रिक्शन, घर्षण, टाइट कॉलर, इस तरह की क्लोज शेविंग प्रैक्टिस ये सब ज़्यादा हो। तो इसी वजह से एक रिसर्च में पाया गया कि जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी ग्रुप के लोग होते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि दूसरे सामान्य लोगों में भी देखने को मिल सकती है। जितनी मैंने कारण बताया उनमें से कोई भी कारण न हो तो भी ये बीमारी देखने को मिल गई है। इसी वजह से पूरा पक्का इसका कारण पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होगा। तो ये बीमारी का डायग्नोसिस बहुत सिंपल होता है, आपका डॉक्टर देख करके ही पता लगा लेता है। बहुत थोड़े केसेस में ही बीमारी कन्फ्यूजन पैदा करती है कुछ दूसरी बीमारियों से। तो उस कंडीशन में आपका डॉक्टर बायोप्सी करने की सलाह देता है। तो बायोप्सी में आपके एक दाने को काट करके या 2 mm या 4 mm की छोटा सा बिल्कुल स्किन काट करके माइक्रोस्कोपी में देख लिया जाएगा और फिर डायग्नोसिस बना ली जाएगी। ज़रूरत पड़ने पे, चूँकि इसमें पस निकलता है, तो ज़रूरत पड़ने पर मवाद निकलने के कारण पस कल्चर और सेंसिटिविटी, मतलब कौन सा कीटाणु उस एरिया में ज़्यादा उग रहा है, उसको देखने के लिए पस कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी किया जा सकता है। तो इससे ट्रीटमेंट निर्धारित होने में भी आसानी मिल जाती है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो इस वजह से डॉक्टर को भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इसका, वो होता है ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज। तो इसका जो कोई एक पक्का इलाज अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, कई बार परेशान करने वाला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इसके इलाज में
कि इसका इलाज जितना जल्दी कराया जाए उतना ही इस बीमारी के क्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि जब एक जो स्टेज के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो जो स्कारिंग वाला स्टेज है जिसमें पत्थर की तरह हो जाता है, उस स्टेज में दवाइयों की भूमिका बहुत कम हो जाती है। जब शुरुआती स्टेज होता है जिसमें दाने होते हैं, फुंसियाँ होती हैं, पस वाले दाने होते हैं, तो उस स्टेज में यदि बीमारी को अच्छे से हिट किया जाए तो काफ़ी लोगों की बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसके इलाज के लिए तमाम तरह के एंटीबायोटिक क्रीम्स दिए जाते हैं, जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन, इस तरह की लगाने वाली एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस भी आपका डॉक्टर दे सकता है वहाँ के एरिया को क्लीन करने के लिए। खाने वाली एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक काफ़ी पॉपुलर है। तो ये जो होती है फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है, और इसमें इसके साथ में आपको जो कारण इसके होने के पीछे बताया गया था उन कारण को भी दूर करना होता है, जैसे टाइट कॉलर नहीं पहनना, कोई भी चीज़ जो रगड़ घिस करे या फिर दबाव डाला इस एरिया में, उस चीज़ों को बिल्कुल हटा देना है। पहले आप करते हो चाहे न करते हो, लेकिन जब एक बार बीमारी हो गई तो इन चीज़ों को करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें इस बीमारी को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे घर्षण बार बार हुआ, रगड़ खाया, बार बार क्लोज शेविंग की गई, तो ये सब इस बीमारी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो दवाई इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो होती है आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई। तो आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई लंबे समय के लिए चलाई जाती है, और इस दवाई से भी काफ़ी पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है और जड़ से भी ठीक होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर आपका ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ भी देता है, जैसे प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन नाम की दवाई भी देता है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की ही क्रीम भी दी जाती है, और उसी का इंजेक्शन भी इसी के अंदर लगा दिया जाता है। इंजेक्शन के नाम पे थोड़ा डर लगता है व्यक्ति को, लेकिन एक साधारण इंजेक्शन आता है, ट्राइएमसिनोलोन नाम का इंजेक्शन होता है। तो वो इंजेक्शन इसी निशान के जड़ में 2 जगह 3 जगह 4 जगह आपका डॉक्टर लगा सकता है। तो ये इंजेक्शन ज़रूरत पड़ने पे कई बार रिपीट भी किए जा सकते हैं। तो ये इसके प्रॉपर जो मेन ट्रीटमेंट था, जो इसका खाने वाली गोली लगाने वाली दवाइयाँ वो थी। लेकिन यदि इसमें स्कारिंग डेवलप हो गया तो उस कंडीशन में जो दवाइयाँ होती हैं उनका बहुत रोल नहीं रह जाता है। तो वैसे कंडीशन में दूसरे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भूमिका में आ जाते हैं। तो उसमें जो होता है, सबसे पहला ऑप्शन होता है लेज़र का। तो लेज़र में अभी कई तरह के लेज़र उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी लेज़र क्लियर कट ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं देता है। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर इस्तेमाल में लाते हैं वो डायोड लेज़र लाते हैं। इससे डायोड लेज़र क्या करता है कि बालों को वहाँ के नष्ट कर देता है, और एक रिसर्च में पाया गया कि बाल ही इस बीमारी में जड़ होते हैं जहाँ से बीमारी ये पैदा होती है। तो बाल यदि नष्ट हो गया तो ये बीमारी के भी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डायोड लेज़र के कई सारे सेशन करने पड़ते हैं, महीना के गैपिंग पे कई सारे सेशन। इसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिकों ने Nd:YAG नाम का लेज़र इस्तेमाल किया, कुछ ने PDL लेज़र इस्तेमाल किया, और उससे वेरिएबल मतलब भिन्न स्तर की सफलताएं भी मिली, कुछ में अच्छा, कुछ में एवरेज, कुछ में बुरा। तो लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से क्रायोथेरेपी, ठंडी गैस की सेकाई भी इसमें फायदेमंद पाई गई है। यदि विशेष करके जब किलॉइड जब एकदम पत्थर की तरह कड़ा हो गया हो तो उस कंडीशन में कुछ डॉक्टर क्रायोथेरेपी, ठंडी गैस की सेकाई भी करना पसंद करते हैं। इन क्रायोथेरेपी के साथ एक निगेटिव थिंग ये होती है कि जिस चमड़ी पे किया जाता है उस चमड़ी के सफ़ेद हो जाने का काफ़ी खतरा रहता है, और उस चमड़ी पे छाले पड़ने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से कुछ डॉक्टर क्रायोथेरेपी को फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पर नहीं देखते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे देखते हैं। इसी तरह से एक रिसर्च में नैरो बैंड लाइट थेरेपी, अल्ट्रावायलेट थेरेपी का भी इस्तेमाल किया गया, और उसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया गया। जो अंतिम और सबसे ज़्यादा जो कारगर विकल्प के तौर पर पाया गया है वो पाया गया है सर्जरी, ऑपरेशन करना। लेकिन यूजुअली डॉक्टर ऑपरेशन को किसी भी बीमारी में अंतिम विकल्प के तौर पर ही रखता है। तो इसमें ऑपरेशन 2 तरीके की जाती है। एक में कि पूरा जो स्किन है उसको काट करके, गर्दन की जो खराब स्किन थी उसको काट करके निकाल दिया गया, फिर उसको टाँके लगा दिए गए। लेकिन इस ऑपरेशन में एक दिक्कत ये होती है कि कभी कभी बीमारी थोड़े लेवल की, पूरा नहीं, थोड़े लेवल की, कुछ जैसे अधिकांश हिस्सा निकल गया बीमारी का, इन कुछ किनारे किनारे थोड़े बहुत दाने वापस आ जाते हैं, तो फिर उसमें मेडिकल थेरेपी दे करके काम चला लिया जाता है।
जो सबसे कारगर सर्जरी होती है वो होती है कि यहाँ की स्किन को पूरी तरह से काट के निकाल दिया जाए और उसको टाँके न लगाए जाएं। तो उससे क्या होगा कि घाव बहुत धीरे धीरे भरेगा, और ये घाव भरने की जो समय हो सकता है वो 1.5 से 2 महीना 2.5 महीना भी हो सकता है। लेकिन ये जो सर्जरी है, जब घाव भरता है तो सेकेंडरी स्कार से भरता है, और सेकेंडरी स्कार जो होता है वो सबसे कारगर पाया गया है इस बीमारी को दोबारा होने से रोकने के लिए। लेकिन अब इसमें भी एक परेशानी ये है कि घाव जब 1.5 से 2 महीना भरेगा तो मरीज उस दौरान, घाव रहेगा तो दुख में रहेगा, पीड़ा में रहेगा, पानी निकलेगा, उसकी रोज़ ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेगी। तो काफ़ी मरीज जब ये बात सुनते हैं तो इससे परेशान हो जाते हैं कि गर्दन पे घाव 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना रहेगा। तो काफ़ी मरीज इस सर्जरी से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये सर्जरी सबसे ज़्यादा कारगर विकल्प के रूप में देखी गई है और सबसे कम चांसेस के साथ इस बीमारी के वापस लौटने की संभावना होती है। तो ओवरऑल लास्ट निष्कर्ष के तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये कोई खतरनाक या बड़ी बीमारी नहीं है, क्रोनिक बीमारी है, और इसको शुरुआती स्टेज में दवाइयों के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यदि शुरुआती स्टेज में किसी कारणवश नहीं ठीक किया गया और बीमारी आगे बढ़ गई, स्कारिंग वाले स्टेज में आ गई, तो उस कंडीशन में भी तमाम ऑप्शन से इलाज किया जा सकता है। लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस हैं और डॉक्टर आपसे विचार विमर्श करके आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके हिसाब से चुनाव कर लेगा कि इसमें से कौन सा उपाय ठीक रहेगा और फिर इसका इलाज कर देगा। तो एक मायने में जटिल तो है, लेकिन ढंग से इलाज किया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। थैंक यू।